हेलो दोस्तों, मैं रंजना सिंह आपको अपने चैनल रंजना BHU स्टार 18 पर स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 7th जियोग्राफी। ठीक, तो इसमें जो है हम आज 5वां टॉपिक पढ़ेंगे जो है जल। इसके पहले हमने 4 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। यदि आप इसको देख रहे हैं तो इसके पहले जो 4 चैप्टर है उसको पहले जाकर एक बार देख लीजिए ताकि ये पढ़ने में आसान हो। ठीक, पहला जो है पर्यावरण, दूसरा पृथ्वी के अंदर, और तीसरा हमारी बदलती पृथ्वी, और चौथा जो टॉपिक था वो वायु था। और आज हम पढ़ेंगे जल के बारे में। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं जल। जल क्या है, जल किसे कहते हैं, जल का यूज कहाँ कहाँ होता है, और इसके बारे में जो NCERT क्लास 7th में दिया है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। वाष्पित मतलब जैसे कि वाष्प बनकर उड़ जाता है। जैसे कि हम अपना जब कपड़ा धुलकर डालते हैं तो वो कैसे सूखता है, वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। या यदि हम पानी रख देते हैं, पानी गैस पर रखेंगे तो वो खौलते खौलते वाष्प बनकर जो है उड़ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सूर्य के ताप के कारण, या जैसे कि हम किसी भी बर्तन में गैस पर पानी रखेंगे तो वहाँ पर भी तो टेम्परेचर दे रहे हैं, तभी तो वो उड़ रहा है वाष्प बनकर। और यहाँ पर सूर्य के ताप के कारण जो है जल वाष्प बनकर उड़ रहा है। तो ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। ठंडा होने पर जो जैसे ऊपर जाएगा वाष्प, और वह जब जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। यहाँ पर दिया है कि क्या आप जानते हैं कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। समुद्र महासागरों की औसत लवणता कितना है, तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी कैसी है, थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था। जल जो है शताब्दियों वर्ष उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेती के लिए सिंचाई के लिए कर रहे हैं, जिस जल का उपयोग हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवड़ मतलब जिसमें लवणता नहीं हो। जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। लवणी मतलब खारा होता है, और अलवणी मतलब जो खारा नहीं होता है। तो जो है अलवणी कौन कौन सा होता है, तो इसका मुख्य स्रोत, अलवणी का मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हो गए। और जो लवणी होते हैं वो महासागरों, समुद्रों के जल में होते हैं। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड NaCl या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है।
जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, यदि पृथ्वी पर या धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में से जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है, जैसे कि महासागर में 97.3%, बर्फ छत्रक जो है वो 0.0% मतलब 2%, भूमिगत जल जो है 0.68, छिद्रों झीलों का अलवणीय जल जो है वो 0.009%, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील जो है वो 0.0019%, वायुमंडलीय जो है वो है 0.009, और नदियों में जो है वो 0.0001% है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। जीवन के लिए जो जल है वो अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? महासागरीय परिसंचरण के पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इजराइल के मृत सागर में जो है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। यहाँ पर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और क्योंकि जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, इसलिए जो है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण क्या होता है? तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। समुद्री तट पर जो है नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर जो है नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान हो रहता है। ताल में जैसे हो जाएगा, ताल या झील के शांत जल के विपरीत जो है महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। जलधाराओं की उत्पत्ति के क्या क्या कारक हैं? तो पृथ्वी का कोरियालिस बल जो है जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण है। वायु दाब एवं पवनें, गुरुत्वाकर्षण, तापमान में भिन्नता, महाद्वीपों का आकार, घनत्व में अंतर, ये सब जो है वो जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, जलधाराओं पर कोरियालिस बल का प्रभाव। जलधाराओं पर कोरियालिस बल का प्रभाव कैसे पड़ता है? तो देखिए, तो उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं अपने दाहिने मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो है जो जलधाराएं हैं वो अपने दाहिने मुड़ जाती है।
दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपने बाएं मुड़ जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध गर्म एवं ठंडी जलधाराएं। यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं अपने दाहिने मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपने बाएं मुड़ जाती हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर देखिए ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो है पवनें अपने दाएं मुड़ जाती थी, दाएं मतलब इधर मुड़ जाती हैं, इधर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है पवनें अपनी बाएं मुड़ जाती हैं। देखिए यहाँ पर इधर मुड़ जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं गर्म एवं ठंडी जलधाराएं। गर्म एवं ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं? तो महासागरीय धाराएं, ओशन क्यूरेंट्स, महासागरीय धाराएं करेंट्स है, सॉरी, ओशन करेंट्स। तो महासागरीय धाराएं, करंट मतलब धारा होता है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाले जल की धाराएं होती हैं। जो धाराएं होती हैं महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडा हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, ये जो है ग्लोब हो गया, ये ग्लोब हो गया, तो ये जो है बीच का जो रेखा जा रहा है ये ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री अंश पर बना हुआ होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडा हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी ऊपर जो है ध्रुव है, ग्लोब है, ग्लोब यहाँ पर एक बार और समझा देते हैं। ये ग्लोब हो गया आपका, ये ग्लोब हो गया, और यहाँ पर जो होता है ऐसे ग्लोब रहता है ना, ऐसे ग्लोब रहता है। तो यहाँ पर जो ध्रुव होते हैं, यहाँ पर ध्रुव है और ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो विषुवत रेखा पर जो वो धाराएं जो होती हैं वो गर्म होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडा हो सकती हैं और सामान्यतः महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक। आगे देखते हैं, निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लिब्राडोर, यहाँ पर देख लीजिए लिब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं। लिब्राडोर महासागरीय धाराएं कैसी होती हैं? वो शीत धाराएं होती हैं। लिब्राडोर महासागरीय धाराएं कैसी होती हैं? तो शीत धाराएं होती हैं। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो होती हैं वो गर्म धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं जो है वो किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह, गर्म धाराओं से जो है स्थलीय सतह, कहाँ पर है? स्थलीय सतह का तापमान गर्म होता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम
विश्व भर में सर्वोत्तम यहाँ पर क्या हो गया, विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, जिस स्थान पर गर्म धाराएं जो होती हैं वो गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह विश्व भर में कैसी मानी जाती है, विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वीय तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। जहाँ गर्म एवं ठंडी धाराएं जो है मिलती हैं वहाँ जो है कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप जो है नौ संचालन में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है। प्रशांत महासागर की जलधाराएं जो होती हैं वो गर्म और ठंडी दो प्रकार की होती हैं। पहला है उत्तरी विषुवत जलधाराएं और दूसरा है क्यूराइल जलधाराएं। क्यूरोसियो जलधारा, दूसरा है कैलिफोर्निया जलधारा, तीसरा है अलास्का की जलधारा जो है हम्बोल्ट या पेरू जलधारा। सुसीमा जलधारा जो है अंटार्कटिका प्रवाह है। प्रति विषुवतीय जलधारा जो है ओखोटस्क धारा है। एल नीनो जलधारा, छठा जो है एल नीनो जलधारा। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं, तो उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं, फ्लोरिडा की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, नॉर्वे जलधारा, इरमिरिंग जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, एंटीलीज जलधारा। और ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं, ठंडी धाराएं हैं लेब्राडोर की जलधारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, कनारी जलधारा, वेनेजुएला धारा, अंटार्कटिका प्रवाह और फॉकलैंड धारा। नेक्स्ट देखते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। तो हिंद महासागर की गर्म जलधाराओं में दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, मोजाम्बिक जलधारा, अगुलहास जलधारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह। और हिंद महासागर की ठंडी जलधाराओं का नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंदू धारा। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। महासागरीय जलधाराओं के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य, महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, तो ठंडी धाराएं जो होती हैं वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय का या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, तो ये बिल्कुल सही है। सी जो हो जाएगा वो है लेब्राडोर महासागरीय मतलब धाराएं उष्ण जलधाराएं होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय जलधाराएं उष्ण जलधाराएं नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। डी हो जाएगा महासागरीय जलधाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, तो सी सही हो जाएगा। वह क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं उसको मत्स्यन क्षेत्र कहा जाता है।
नेक्स्ट है लेब्राडोर धारा एक क्या है। लेब्राडोर धारा क्या है? तो फिर ये जो है शीत जल धारा है, गर्म जल धारा है, कनारी जल धारा है, सतही जल धारा है। तो ये जो है आप सर्च कर आप हमें कमेंट में बताएंगे। चौथा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये दोनों जो है आप कमेंट कर जो है बताइएगा। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम का उदाहरण क्या है? तो गर्म धाराओं का, ठंडी जल धाराओं का, महासागरीय धाराओं का और पवनों का। ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या है? नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है? तो तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। तूफान के तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण जो होता है अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के उद्गार के जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय जो तरंगे होती हैं उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी जो है 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 मीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी में से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार महाद्वीप यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूबा हुआ है। क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। आप जानते हैं कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पोताश्रय तरंगे होता है, क्योंकि सुनामी आने पर जो ये पोताश्रय होता है वो नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय तरंगे क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम था। ये तरंगे जो है उस भूकंप का परिणाम था। उस भूकंप का परिणाम था जिसका अधिकेंद्र सुनामी की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। ठीक। जो ये सुनामी आया था 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में, उस भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। 9.0 भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। उस समय जो है भारतीय प्लेट जो है बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया था। इस कारण जो है यह भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10 से 12 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगे। फलस्वरूप दक्षिणी
पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के यहाँ पर है समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तक की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान की गति से की जा सकती है, और इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। इसके परिणामस्वरूप जो है वो हिंद महासागर के कुछ द्वीप जो है पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणीय बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ गया कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो है यहाँ पर है ना, सुनामी जापानी शब्द का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। तो यहाँ पर है सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो कौन कौन सा है, चीनी भाषा से, फ्रेंच भाषा से, जर्मनी भाषा से, जापानी भाषा से। तो जापानी भाषा से, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये जापानी भाषा से यहाँ पर दिया है। ये देखिए जापानी भाषा से हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज्वार भाटा पढ़ेंगे। यदि इस तरह की वीडियो आपको अच्छा लगता है और पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।